प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सब लोग शिव डीपी लर्निंग चैनल देख रहे हैं। कक्षा 10वीं के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में इस समय हम विद्या के बहुविकल्पी क्वेश्चन हल कर रहे हैं। कौन से विषय का बहुविकल्पी क्वेश्चन हल कर रहे हैं? इस समय हम विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, इस समय हम विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चन का जो ये है तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपलोड कर ली है। अगर वो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख लीजिए। आज तीसरे चैप्टर की शुरुआत होगी धातु एवं अधातु की। तो हम तीसरे चैप्टर में पहुंच आए हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अब इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा जाएगा। कुल इसमें 25 प्रश्न हैं, तो आप पूरा ध्यान से देखिएगा और ज़्यादातर प्रश्न इससे पूछे भी गए हैं, तो आप गौर करके इन क्वेश्चनों को देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आया बच्चों, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है बच्चों? एंटीमनी धातु है, अधातु है, उपधातु, मिश्र धातु। याद रखना, एंटीमनी उपधातु है। एंटीमनी और एक होता है आर्सेनिक। अगर वो भी आपका एग्जाम्पल में आता है तो वो भी आप मान लीजिएगा उपधातु ही है। ये ध्यान दीजिएगा। आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये जानना होगा कि आघात वर्धनीयता कौन प्रदर्शित करते हैं। तो आघात वर्धनीयता धातुएं प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें जो धातु होगी वही आघात वर्धनीयता का गुण देगी। ठीक है, तो देखिए सल्फर तो धातु नहीं है, आयोडीन भी धातु नहीं, फास्फोरस भी धातु नहीं है। आप सब जानते होंगे तांबा धातु है, इसलिए आघात वर्धनीयता का गुण तांबे में होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया है अलग अलग सालों में। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही क्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है? कौन सी ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया करती है? तो इन सब में मतलब कि ठंडे जल से ही क्रिया करने की बात की गई। तो ऐसी कौन कौन सी धातुएं होंगी जो ठंडे जल से क्रिया करती? तो इसके ऑप्शन को देखने पर पता चलेगा। तो इसका ऑप्शन है कापर, आयरन, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, सोडियम, कैल्शियम। देखिए कापर ठंडा गर्म किसी भी प्रकार के जल से क्रिया नहीं करता। आयरन जो है वो वाष्प से क्रिया करता है, ठंडे जल से क्रिया नहीं करता, गर्म जल से क्रिया नहीं करता, जल की वाष्प से क्रिया करता है। आयरन या लोहा वही चीज़ हो गया। मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल से क्रिया करता है, ये बात ध्यान दीजिए। जस्ता जो है वो क्रिया करता है, लेकिन जस्ता जो है ठंडे जल से क्रिया नहीं करता है। तो ठंडे जल से क्रिया करने की बात सामान्य टेम्परेचर पर आएगी तो सोडियम और कैल्शियम ही होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो अभी पिछला प्रश्न ही है। सिल्वर तो बिल्कुल क्रिया नहीं करता, एल्युमिनियम ठंडे जल से नहीं क्रिया करता, कॉपर तो बिल्कुल नहीं करता, सोडियम ही है जो क्रिया करेगा। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आपका चौथा प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl व कॉपर धातु? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। NaCl और कॉपर धातु। MgCl2 का विलयन और एल्युमिनियम धातु? जी नहीं। FeSO4 का विलयन एवं सिल्वर धातु? जी नहीं। AgNO3 का विलयन एवं कॉपर धातु? हाँ, ये युगल अपक्रिया विस्थापन को प्रदर्शित करता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, 6वां नंबर। छठवां प्रश्न हमारा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, वह यौगिक जल में विलेय है। तो यह तत्व तो हो सकता है भैया कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो देखिए कौन सा ऐसा है जो मतलब कि ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा और उच्च गलनांक का मतलब कि यौगिक बनाएगा। तो देखिए कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा ऑक्सीजन के साथ करके, तो वो तो गैसीय स्टेट में होगा, तो उसका गलनांक तो अधिक हो नहीं सकता। सिलिकॉन काफ़ी जल्दी गल जाएगा, सिलिकॉन जो भी ऑक्साइड बनाएगा। लोहा का ऑक्साइड जो है वो गलनांक उसका होता है लेकिन उतना अधिक नहीं होता है।
सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक यहाँ पर अधिक होगा, क्योंकि वो काफ़ी स्थायी यौगिक बनेगा, उनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी काफ़ी स्ट्रांग होगी, इसी वजह से कैल्शियम ऑक्साइड काफ़ी स्ट्रांग होगा। देखिए क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड बहुत स्ट्रांग ऑक्साइड बनाते हैं और उनको गलाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात ध्यान दीजिए, कैल्शियम आपका क्षारीय मृदा धातु है तो इसलिए इसका गलनांक काफ़ी उच्च होगा इसके ऑक्साइड का। 7वें नंबर की बात करें तो लिखा है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है टिन जिंक की अपेक्षा महंगा है, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी कोई रीज़न नहीं होता, गलनांक के अधिक होने का कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर खाद्य पदार्थों के लिए, ठीक है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, जी हाँ ये मैटर करता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, मतलब खाने वाली वस्तुओं को अगर हम डिब्बे में रख देंगे जिंक के तो जिंक उससे क्रिया कर लेगा और खाने वाला पदार्थ बिना खाने मतलब खाने लायक नहीं रह जाएगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और 2019 में पूछा भी गया था। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो ये फिर से मैंने अभी आपको इसका एक क्वेश्चन देखा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया, 3 बार आया अलग अलग प्रश्नों में और ये हर बार पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा कापर, ठीक है। इस ऑप्शन में जो अम्ल के साथ, सॉरी वहाँ तो जल था, अम्ल के साथ कापर क्रिया नहीं करता, आयरन कर लेगा, जिंक कर लेगा, मैग्नीशियम कर लेगा। नंबर 9 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो प्लेटिनम नहीं करेगी, कापर नहीं करेगी, Hg नहीं करेगी, मैग्नीशियम करेगा। देखिए जो सक्रिय धातुएं होती हैं वही अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। तो जस्ता धातु मतलब जिंक धातु भाई, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो धातु और अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये आपको रट जाना चाहिए अब तक। नेक्स्ट नंबर है तत्व ए बी सी डी के मानक अपचयन विभव निम्न मतलब क्रमशः है प्लस इतना माइनस इतना माइनस इतना माइनस इतना वोल्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होगा। तो देखिए जिस धातु का माइनस में मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा होगा वो धातु उतने ही ज़्यादा क्रियाशील होगी। तो डी धातु का माइनस में 2.71 है, इसलिए डी धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। और प्लस में है आपके पहले ए धातु का, तो जान लीजिए कि ये धातु आपका कम क्रियाशील है। चलिए 12 नंबर चलते हैं। फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा, तो ये आपको रटा होना चाहिए 98%, ये बात ध्यान दीजिएगा। फफोलेदार कापर है शुद्ध कापर, कापर का अयस्क, कापर की मिश्र धातु, कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन वो उसमें 98% शुद्ध है तो इसमें 2% अशुद्धियाँ होंगी, जाहिर सी बात है। नंबर नेक्स्ट, मैट क्या होता है। मैट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैट क्या होता है, CO2s और FeS, ये कापर के मेटलर्जी में मुख्यतः ये मिलता है। तो ये मैट जो है CO2s और FeS मतलब ये आपका कापर का सल्फाइड और ये आयरन का जो सल्फाइड है, ये बात ध्यान दीजिए। पॉलिटेक्निक एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र। देखिए बच्चे थोड़ा पढ़े रहते हैं, उन्हें ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र अगर कह दिया जाए तो नहीं बता पाते। सिल्वर ग्लांस का Ag2s होता है, तो भाई ताम्र ग्लांस इसका मतलब कि कापर का ग्लांस होगा तो CO2s होना चाहिए। तो इतना कॉमन सेंस से भी अगर आप समझेंगे तब भी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कापर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे तो वो आपका भर्जन हो जाता है, और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हो तो वो आपका निस्थापन हो जाता है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। और गला दोगे तो जाहिर सी बात है प्रगलन हो जाएगा, और बेस्मेरीकरण अलग चीज़ होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वायु की उपस्थिति में था इसलिए यहाँ पर भर्जन ही होगा। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग करते हैं, तो देखिए परावर्तनी भट्ठी जो होती है जिसमें वायु की आवश्यकता नहीं होती तो वो निस्तापन की क्रिया में होती है, ठीक है। कभी कभी उसका भर्जन की क्रिया में भी यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखिए ग्रीस लगाना काफ़ी हद तक बचाती है, पेंट भी काफ़ी हद तक बचाती है, लेकिन जिंक की परत चढ़ा देंगे तो ये बात ध्यान दीजिए वो काफ़ी अधिक उपयुक्त विधि हो जाएगी। बिकॉज अब ये गैल्वेनीकरण भी बोला जाता है और ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले चैप्टर में भी वहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिला विद्या में, लेकिन मैंने और किताबों में देखा है तो उसमें हमने ये चीज़ देखा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट नंबर आपका है मुद्रा धातु है।
तो देखिए मुद्रा धातु जो है वो कॉपर की ही धातु होती है, उसमें कॉपर 95% होता है और टिन होता है और फास्फोरस होता है। तो ये पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पीतल भैया, पीतल मिश्र धातु है, जिंक और तांबे का ये मतलब मिला हुआ मतलब मिश्र धातु है, आपको पता होना चाहिए। एक बात ध्यान दीजिए, जर्मन सिल्वर माय बेस्ट क्वेश्चन, मतलब जर्मन सिल्वर एक ऐसा मतलब टॉपिक है जिससे हर जगह क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। तो बच्चे तो एक बात क्लियर कर लेते हैं, जर्मन सिल्वर में सिल्वर होगा। तो यहाँ आप याद रखिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता। तो 4 ऑप्शन में तीन धातुएं तो होंगी ही, 3 धातुएं उसमें होती हैं, कॉपर, जिंक और निकिल, और सिल्वर नहीं होता। हमेशा यही ऑप्शन देता ही देता है, इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं बदलता। रट लीजिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। कौन सी कांसे की प्रतिमाएं बनी होती? कांसा एक मिश्र धातु है, तो जाहिर सी बात है कॉपर टिन की कांसा बना होता है, तो उसी की मतलब की प्रतिमा होती, प्रतिमा मतलब मूर्ति होती है। अमलगम क्या होते भैया? अमलगम एक प्रकार से ये मिश्र धातु होते हैं, जब पारे के मिश्रण में अन्य धातुओं को मिला दिया जाता है तो अमलगम बनता है, तो इसलिए मिश्र धातु होगा। और विषमांगी प्रकृति का होता है, विषमांगी मिश्रण है यहाँ पर, लेकिन मिश्र धातु भी कर लेना चाहिए था, ये बात ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर आपका है 24 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युगल प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है? युगल प्रतिस्थापन ये एक जगह आपने कर भी लिया है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और कॉपर धातु, ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी 2019 में ये भी लिया गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो सूत्र वगैरह तो वैसे भी आपको याद होने चाहिए। अगर आपको सूत्र का वीडियो भी देखना है तो आप बेसिक साइंस फॉर क्लास 10 की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, काफ़ी कुछ हमने वहाँ पर बताया, आपको ज़रूर वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।